So Jai Hind everyone. I am back again with the sample paper analysis of CBSE class 12th physics. So this is Shrey Chaudhary and I am going to present you how we are going to analyze the paper which has been sample paper which has been given by the CBSE. Let's go for the very first question. As you can see over here, ये क्वेश्चन जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स उस चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको इससे पहले हम ये बता दें कि हमारे क्वेश्चन पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 5 सेक्शंस हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी एंड ई। वी हैव 5 सेक्शंस, ओके। और हर सेक्शन का जो मार्क्स कैटेगरी है वो डिफरेंट है। जब हम सेक्शन ए की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, ओके। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस होंगे आपके 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। वहीं सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई में आपके 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के। तो ये हमारा पूरा एनालिसिस है, इनिशियल एनालिसिस है, यू कैन से कि हमारा क्वेश्चन पेपर का सेट कैसा रहेगा और क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से आएगा, अब वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। सो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर से, एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस, ओके। थर्ड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर से लिया गया है, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी के फोर्थ चैप्टर से लिया गया है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हर चैप्टर से आपका मिनिमम एक एमसीक्यू आया हुआ है। मिनिमम एक एमसीक्यू तो हर चैप्टर से आपका आएगा। तो एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है वो आपको हर चैप्टर से करनी पड़ेगी। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन भी आपके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म्स का ही है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो नेक्स्ट चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर, दैट इज द अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ओके। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन, ये सेवेंथ क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आयरन कोर्ड कॉयल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद एन एसी सोर्स। एसी सोर्स मतलब कि ये आपके एसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपके एसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ओके। नाउ ये साफ तौर पे दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है और इस क्वेश्चन में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, मतलब कि ये आपके ईएमआई चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई ने किसी भी चैप्टर को छोड़ा नहीं है, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं वो दिए हैं। मतलब कि आपको अपना जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा और हर चैप्टर के एमसीक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा विदाउट स्किपिंग नॉट इवन वन चैप्टर। The next question is from wave optics. The next one is from dual nature of radiation and matter. The next question is from atoms. Next question is from nuclei. As you can see, किसी भी चैप्टर को उसने छोड़ा नहीं है, हर चैप्टर से 1 मार्क का एक एमसीक्यू जरूर दिया है। The next one is from AC chapter. Again, as you can see, यहाँ पे AC सप्लाई प्रोवाइड की गई है, तो ये आपके AC चैप्टर का क्वेश्चन है। अगेन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे ग्राफिकल स्टडी दी गई है। आपको ग्राफ्स पे भी इक्वल फोकस देना पड़ेगा क्योंकि कई बार थ्योरी क्वेश्चंस में भी ग्राफ्स पूछे जाते हैं, सो यू शुड हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स एज वेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है असर्शन रीजन। सो पूरे में अभी तक हमें पहला असर्शन रीजन मिला है यहाँ पे, तो ये जो असर्शन रीजन है ये आपके करंट चैप्टर से है। अगेन द नेक्स्ट असर्शन रीजन इज अगेन फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स एंड दिस असर्शन रीजन इज फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रॉन्स मींस ड्यूअल नेचर। सो हमने देखा कि हमारे असर्शन रीजन 3 हैं
और MCQs जो हैं वो हमारे 15 हैं। सो कि 15 + 3 18 MCQs हैं हमारे। आउट ऑफ 15 MCQs अगर हम ध्यान दें तो लगभग 9 MCQs आपके न्यूमेरिकल अप्रोच के थे। 9 MCQ जो थे वो आपके न्यूमेरिकल अप्रोच के थे, मतलब कि अगर देखा जाए कि 18 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल अप्रोच के हैं और बाकी के जो 9 क्वेश्चन हैं वो आपके थ्योरी अप्रोच या यूं कहें कि कंसेप्चुअल अप्रोच के क्वेश्चंस हैं। द रिमेनिंग 9 क्वेश्चंस इज ऑफ कंसेप्चुअल अप्रोच क्वेश्चंस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके EM वेव्स चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, उस स्पेक्ट्रम के करस्पॉन्डिंग जो आपका फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप ये बता पाएंगे कि भाई ये वेवलेंथ किस वेव को करस्पॉन्ड कर रही है, उस वेव के प्रॉपर्टीज क्या है, या यूं कहें उस वेव के और यूजेस क्या है। मिनिमम 3 या 4 यूजेस हर वेव के आपको याद करने पड़ेंगे। 20th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। 21 क्वेश्चन अगेन न्यूक्लियाई चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियाई चैप्टर के साथ साथ आपका और में जो क्वेश्चन दिया गया है वो एटम्स चैप्टर से लिया गया है, लेमन सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा और ये रिडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए 1/λ इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस फॉर्मूले को सॉल्व यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ये एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं। इट्स अ न्यूमेरिकल, बेसिकली इट्स अ न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है। आपका कंसेप्ट जो है प्रॉपर्ली अगर बिल्डअप रहेगा, अगर आपने थ्योरी क्वेश्चंस पढ़े होंगे, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, स्पेशली बोर्ड के क्वेश्चंस जो हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुझे किसी भी पब्लिकेशन हाउस के बनाए हुए क्वेश्चंस पे बहुत भरोसा नहीं है। CBSE जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, CBSE के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स के क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए रादर दैन ट्रस्टिंग ऑन एनी पब्लिकेशन हाउस। ये पब्लिकेशन हाउस के जो बुक्स होती हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं वो उतने ऑथेंटिक नहीं होते। सो फॉर ऑथेंटिसिटी वी शुड फॉलो CBSE क्वेश्चंस ओनली। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24, ये जो क्वेश्चन है ये आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स से डिफ्रैक्शन आपका एक टॉपिक है, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस। यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो है पैरेलल प्लेट्स का कंसेप्ट तो लिया है, बट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है, क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग कैपेसिटर में भी देखते हैं। भाई 2 अपोजिट प्लेट्स कैरिंग अपोजिट चार्जेस, सो 2 पैरेलल प्लेट्स कैरिंग अपोजिट चार्जेस, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये जो गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट है ये यूज किया गया है कैपेसिटर में। सो देखा जाए तो ये आपके गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन दिया गया है। सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन आपका प्योर डेरिवेशन है। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल वायर कैरिंग करंट, उस डेरिवेशन को आपको करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका एक न्यूमेरिकल है, मैग्नेटिज्म चैप्टर से न्यूमेरिकल। देखिए 26 एंड 27 दोनों ही क्वेश्चन जो है ये मैग्नेटिज्म चैप्टर से दिया गया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से दिया गया है, जो कि NCERT का आपका 4th चैप्टर है। और 4th चैप्टर से कंटिन्यूअस 2 क्वेश्चन 3 + 3 6 मार्क्स तो यहीं पे हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ये AC चैप्टर से दिया गया है, प्योर डेरिवेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप डेरिवेशंस प्रॉपर्ली प्रैक्टिस किए हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई डेरिवेशन वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक आइंस्टीन का इक्वेशन है और प्रॉपर कंसेप्ट है। कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोगों को 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। इसका जो और पार्ट है वो भी डुअल नेचर से ही लिया गया है और वो भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई भी आपका न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं लगाना है, यहाँ पे आप अपना प्योर कंसेप्ट आपने जो पढ़ा है, जो रीड किया है, वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन जो है हम एटम्स चैप्टर में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और एनर्जी के ऊपर ये क्वेश्चन है। E इक्वल्स टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस से दिया गया है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का इस पूरे पेपर में एक अच्छा खासा रोल है, एक अच्छा खासा वेटेज है। अगर हमें ध्यान रहे तो ऑलरेडी MCQ में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस से क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है सेम चैप्टर से। इसके और में जो क्वेश्चन दिया गया है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का क्वेश्चन है और ये एक प्योर डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये आपका डेरिवेशन या यूं कहें कि ग्राफ एंड न्यूमेरिकल को मिक्स करके दिया गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 31 का ही जो और पार्ट है ये प्योर डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपने डेरिवेशन प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको ग्राफ्स पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा तो डायग्राम कैसा बनेगा, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे और आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो आपका डायग्राम कैसा बनेगा। मूविंग ऑन टू 32 क्वेश्चन। अगेन पहला पार्ट एंड और का पार्ट प्योर डेरिवेशन है। जिसने डेरिवेशन प्रैक्टिस किया है इस क्वेश्चन को वो कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 2 सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, डिराइव करने को कहा है, EMF निकालना है, इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक ही डेरिवेशन पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जब हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन अगेन कॉम्बिनेशन है रे ऑप्टिक्स का एंड वेव ऑप्टिक्स का। अगर आप 33 का ए पार्ट देखेंगे तो ये आपके वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है और बी पार्ट जो है ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन, 2 चैप्टर को एक कंप्लीट यूनिट की अगर हम बात करें ऑप्टिक्स यूनिट को कंबाइन किया गया और ये क्वेश्चन बनाया गया है। केस स्टडी आपका अगेन ऑप्टिक्स से लिया गया है, रे ऑप्टिक्स से लिया गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं केस स्टडी में आपका MCQ नहीं रखा है। There is no MCQ in case study. You have to go for subjective answers. 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, you have to go for subjective answers. आपको प्रॉपरली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35, द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स LED। जबकि जहाँ तक मुझे याद है कि CBSE ने जो अपना करिकुलम फ्लोट किया है 2022-2023 का, उस करिकुलम में LED टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। उसने सिर्फ PN जंक्शन लिखा है, PN जंक्शन डायोड लिखा है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे LED जैसे कि लास्ट करिकुलम में जो कि 21-22 का करिकुलम है उसमें मेंशन था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नए करिकुलम में LED को इंक्लूड नहीं किया है, फिर भी CBSE ने यहाँ से एक क्वेश्चन दिया है और ये PN जंक्शन के फॉरवर्ड बायस पे बेस होता है LED। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि PN जंक्शन के फॉरवर्ड बायस पे LED हमारा बेस्ड है, जो कि इसका फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है LED इज हेवीली डोप्ड PN जंक्शन विच इज अंडर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम लोग इस LED को फॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, हम ये कह सकते हैं। और इसके भी क्वेश्चन जो हैं वो MCQ नहीं है, सब्जेक्टिव हैं, प्योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिएगा केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो प्योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव का कोई जगह नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा एक सेगमेंट डिफाइंड है कि आपको 18 क्वेश्चंस, पहले 18 क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके बाद प्योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहेंगे। ओके कई स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर डेरिवेशंस का वेटेज क्या होगा। सो डेरिवेशंस का वेटेज क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 3-4 सेगमेंट्स में ब्रेक किया गया है। उन सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर द सेगमेंट्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले हम जब पेपर एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं।
सो एज यू कैन सी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है हमारा ये फिजिक्स क्लास 12 का 2022-2023 का, जो कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है। और फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस से 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया है, 5 मार्क के कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। और पार्ट में क्वेश्चन था बाय द वे, और पार्ट में क्वेश्चन था जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ और पार्ट में रखा गया था, कंप्लीट यूनिट के तौर पर रखा गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वेटेज है वो पेपर में इलेक्ट्रिक चार्जेस से ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट चैप्टर से अगेन 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आए हैं, 5 मार्क का एक क्वेश्चन आया है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, अगेन 3 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से अगेन 1 मार्क के क्वेश्चन एंड 2 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं। मूविंग ऑन टू ईएमआई से 1 मार्क में क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हुए हैं, फिर 3 मार्क्स में आए हुए हैं। देन एसी में अगेन 1 मार्क के क्वेश्चन हर चैप्टर से आए हैं। From each and every chapter CBSE has given at least one mark question। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स छूट गया है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज हर चैप्टर को सीबीएसई ने टच किया है। रे ऑप्टिक्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क के क्वेश्चन है और 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 मार्क क्वेश्चन जो है अगेन वो कॉम्बिनेशन है, पूरा ऑप्टिक्स को देखा गया है एक साथ और ऑप्टिक्स के साथ लिया गया है। अगर हम बात करें थोड़ा एटम्स एंड न्यूक्लियाई की, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में भी अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। सिर्फ एटम्स से ही अगर हम बात करें तो 4 मार्क के क्वेश्चन है। डुअल नेचर से अगर हम बात करें तो 3 और 2 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। सेमीकंडक्टर्स का जो वेटेज था 4 और 2 जो कि 7 मार्क्स कहा गया था, वो 6 मार्क्स का ही वेटेज दिखा गया है सैम्पल पेपर में। अब जो मेजर बात कि फोकस किस पे करें, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, असर्शन रीजन पूरे पेपर में सिर्फ 3 देखे गए हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का वेटेज हाईएस्ट है, दिस इज द हाईएस्ट वेटेज, दैट इज 30 मार्क्स। 30 मार्क्स है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का, कंसेप्ट बिल्डिंग का, चाहे वो हम 1 मार्क में बात करें, चाहे वो हम 2 मार्क में बात करें या 3 मार्क में बात करें। 5 मार्क के क्वेश्चन जो है वो प्योर डेरिवेशन हमने देखे हैं, बट 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में एंड 1 मार्क में कंसेप्चुअल क्वेश्चन का एक मेजर पार्ट रहेगा। इस पूरे पेपर में अगर हम प्योर डेरिवेशन की बात करें, जहाँ पे प्योर डेरिवेशन करना है कि भाई आप घर से डेरिवेशन प्रैक्टिस कर रहे हो और एग्जाम हॉल में जाके उस डेरिवेशन को अपने कॉपी में कर रहे हो, तो वो सिर्फ 14 मार्क्स का है, ओनली 14 मार्क्स। जो स्टूडेंट्स सिर्फ डेरिवेशन के भरोसे एग्जाम देने जाते हैं, उन स्टूडेंट्स हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। डेरिवेशन का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स का रहेगा और न्यूमेरिकल्स का वेटेज बढ़ गया है, वो है 23 मार्क्स। 23 मार्क्स का न्यूमेरिकल का वेटेज रहेगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, 23 मार्क्स का न्यूमेरिकल का वेटेज रहेगा और डेरिवेशन का वेटेज सिर्फ 14 मार्क्स का है। अगर हम रियल पेपर की बात करें तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अगर सैम्पल पेपर में 14 मार्क्स का दिया है तो ओरिजिनल पेपर में, रियल पेपर में वो बहुत बढ़ाएगा, डबल कर देगा। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। 14 मार्क्स है तो वो बढ़ के 20 मार्क्स हो सकता है, बट बहुत चेंज आएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। 14 का 28 नहीं हो सकता, 14 का 35 नहीं हो सकता। ओके, सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड। हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हम ये कहना चाहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को प्रॉपरली स्टडी कीजिए, रीड कीजिए, लिखिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। सो आई एम साइनिंग ऑफ ओवर हियर एंड वेरी गुड लक टू यू। थैंक यू।